NCN TV के टॉक शो आपके मुताबिक में तमाम नाजरीन और आज के खास मेहमान एडवोकेट अकमल भट्टी, चेयरमैन माइनॉरिटी अलायंस पाकिस्तान को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्की या रियासती कानून से वाकफियत सियासतदानों के लिए लाजमी है। इसके अलावा कारकुन और अवाम के लिए भी कानून का जानना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह सियासी, समाजी, माशी और खसूसन घरेलू मसाइल में इजाफा होता चला जा रहा है, तो ये और भी लाजमी है। मगर बदकिस्मती से मुल्क का आम शहरी नहीं जानता कि उसके हकूक क्या हैं। कानून और इंसाफ बिला इम्तियाज सबके लिए, पर अमल दरामद ना होने की वजह से पाकिस्तान की अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ और सख्त मायूसी का शिकार हैं। 1973 का आइन अक़लियतों से मुतल्लिक़ होने वाली तरामीम के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे माहिर कानून और सियासतदान एडवोकेट अकमल भट्टी साहब से, जिन्हें आज हमने ख़ास तौर पर मदऊ किया है। याद रहे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सियासत तो वो करते हैं, लेकिन कानून के बारे में कतन कोई इल्म नहीं। जिस तरह इलेक्शन के बारे में चलता है, या 18वीं तरमीम है, या 1973 का आइन असल क्या है, तरमीम क्या है, और इससे अक़लियतों को नुकसान क्या हुआ हो। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर एडवोकेट अकमल भट्टी साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। और चूँकि हालात कुछ बहुत ही ख़राब हैं सैलाब की वजह से भी, एक तरफ सैलाब ज़दगान तकरीबन 60% मुल्क जो है इस वक्त तबाही और बर्बादी का शिकार है, दूसरी तरफ सियासत भी है जो खिंचातानी में है, जो अदालती कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और आज मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा, आज चूँकि हाई कोर्ट इस्लामाबाद में फिर जो है इमरान खान को मौका दिया है कि वो 7 दिन के बाद दोबारा जो है वो जमा कराएं अपना एक, जो उन्होंने तौहीन अदालत का केस था उसके बारे में। लेकिन उसमें वाज़ेह नहीं था कि उन्होंने उस पर अपोलोजाइज किया कि नहीं। उस पर थोड़ी सी बात करते हुए हम 1973 के आन की तरफ चलते हैं। तो जी अकमल साहब, जो आज हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला हुआ, वो उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि हम आगे बढ़ते हैं? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और कि आपने बड़ा अहम एक जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और मिनॉरिटी राइट्स, उसके हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इस तरह की मालूमात फराहम की जाए। दूसरा, आज के जो बड़ा दिलचस्प मुकालमा भी रहा और आर्गूमेंट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे, वो उनका काफ़ी रोल भी था वकला तहरीक में। और मुशर्रफ दौर में जब उन्होंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवाया बाद में, ये तो मैं समझता हूँ कि आज बड़ी मौका दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, बड़ा रहम दिली का सबूत दिया है। और एक्स्ट जो बनता नहीं था रिलीफ, उनको उन्होंने वो भी गलती दुरुस्त करने का एक दफ़ा मौका दिया है। तो अब देखें, अगर अपोलॉजी करते हैं इमरान खान साहब, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह रहम दिली का मुजाहरा किया गया कोर्ट से, तो उनको बख्शिश हो जाएगी। तो अगर वो इसी तरह अपनी हटदर्मी पे कायम रहे, जिस तरह अभी उन्होंने जमा करवाया है अपना बयान कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो फिर कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं काफ़ी सारे, दानियाल अजीज के हवाले से भी और निहाल हाशमी तलाल के हवाले से। तलाल चौधरी का जलाल है चौधरी जो का। अभी तक उनको जो है नाअहल करार दिया हुआ है। तो बिल्कुल। कई ऐसे वाकयात हैं जहाँ पे हमें ऐसे ही लगता है कि जो साबका फैसले हैं और उसकी अगर रोशनी में जाएं तो फिर तो खतरनाक फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि कोर्ट को ना आइन और कानून को की पासदारी करनी चाहिए। आर्बिट्रेशन में गुज़श्ता कुछ अरसे से कोर्ट जो है वो मसालती अदालतें बनती जा रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनती। तो इसमें थोड़ा सा चूंकि डिस्क्रिशनरी पावर होती है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, तो उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने रिलीफ मुहैया किया है और बड़ा रिलीफ है। जी, चलें देखते हैं कि क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। तो आप अकमल भट्टी साहब ये बताइएगा कि कानून क्यों जरूरी है कि एक सियासतदान और खास तौर पर उसके जो सियासी पार्टी के कारकुन हैं या वर्कर्स कह लें या आवाम को, ये क्यों जरूरी है कि रियासती ला से उसको वाकफियत हासिल हो। मैं समझता हूँ जी, अलहामी किताबों के बाद अगर भी कोई सबसे अहम और ज़रूरी किताब है तो किसी मुल्क का आइन ही करार दिया जा सकता है, और जिसको बहुत सारे मुफक्करीन ने, सियासतदानों ने, दानश्वरों ने ये करार दिया है कि ये अलहामी किताब से बिल्कुल कोई कम दर्जा नहीं है इसका। तो किसी सियासतदान को ज़रूरी है, क्योंकि इसमें तमाम जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसकी बुनियाद, उसके असूल, उसके ज़वाबत तय किए जाते हैं, उसकी लिमिट्स मुकर्रर की जाती हैं। यानी अगर सेनेट है तो उसकी क्या लिमिट्स हैं, प्रेसिडेंट है तो उसकी क्या लिमिट्स हैं, तरीकाकार क्या है, अगर आपने प्रोविंशियल कौमी असम्बली का मेंबर बनना है तो उसका क्या तरीकाकार है, अगर प्रोविंशियल में तो उसके सारी उसके हदें मुकर्रर की गई हैं, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, आपके किरदार के हवाले से चीजें तय की हुई हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी जो है वो फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में, तो उनको जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप तब ही जदोजहद कर सकते हैं अगर आपको अपने बुनियादी हकूक का अदराक है। अगर किसी शख्स को ये ही नहीं पता कि सियासी जमात बनाना उसका आईनी हक है, तो मेरे ख्याल में वो फिर उस तरह लड़ाई भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत जरूरी है एक पॉलिटिशियंस के लिए कि वो आइन से और उसकी तमाम जो आइन की जरूरी दफात हैं उनसे वो आगाह हो सके। जी, वेरी नाइस। और अगर ये मैं कहूँ कि 1973 का आइन जो कि मुतफिका तमाम जमातों की मुतफिका रजामंदी से पास हुआ और आज तक चल रहा है, उस पर वो अलग बात है कि उसमें अमेंडमेंट बहुत की गई, तरमीम ऐसे ही जैसे मोम की नाक की तरह की गई। तो ये जरा बताइएगा कि उसमें जो असल आइन है उसमें अकलियतों की क्या हैसियत थी। जी बिल्कुल, जो असल आइन है अक़लियतों को कोशिश की है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगर इसको हमने जनरल एज ए मिनॉरिटी देखना है तो फिर इसमें तो कुछ मैं समझता हूँ कि प्रीएम्बल जिस तरह आइन में शामिल किया गया करारदाद मकासद, उसका पैराग्राफ नंबर 6 और पैराग्राफ नंबर 9 ये पढ़ के देख ले तो वहां भी मिनॉरिटी को उनके जो या लेस प्रिविलेज सोसाइटी है उनके जो उन इंटरेस्ट है उनका तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। फिर आर्टिकल 36 है स्पेशल माइनॉरिटीज के हवाले से कि अक़लियतों को उनके उनके हकूक़ का दफा किया जाएगा। ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के तहत एक पॉलिसी के चैप्टर में शामिल है और उसका ज़रूरी है। और बाकी फंडामेंटल राइट्स सबके, जिस तरह आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 20 है, हर शख्स आज़ाद है अपना कोई भी मजहब इख्तियार कर सके। आर्टिकल 25 है इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, के तमाम लोग बराबर के शहरी हैं। फिर इंस्टीट्यूशन अपना मजहबी इंस्टीट्यूशन कोई रन कर सके तो उसकी भी इजाज़त है, अपनी मजहबी तालीम हासिल करने की इजाज़त है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे मेरी अपना नुक्ता नज़र है कि वहाँ पे उस तरह लिबर्टी जिस तरह होनी चाहिए उस तरह ग्रांट नहीं की गई। जिस तरह आर्टिकल, जिस तरह फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, अब अगर ये आर्टिकल देखा जाए तो साथ ही उसके जो क्लास शामिल की गई है कि जो सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अब इसकी कोई तारीफ नहीं की गई कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है आइन में, मोरालिटी कौन तय करेगा, और पब्लिक ऑर्डर। अब अगर कोई हमारा मुस्लिम भाई कन्वर्ट होना चाहे तो अगर ये करार दे दिया जाए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा, ये तो मुल्क की मोरालिटी इजाजत नहीं देती, तो फिर तो वो उसको कदगन साथ ही लगा दी गई है किसी ना किसी तरीके से। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं मैं समझता हूँ ये मौजूद हैं, जिनको बड़ा बारीक बीनी से देखा जाना चाहिए। तो फिर भी किसी ना किसी हद तक मैं समझता हूँ कि हमें आज़ादी है, लेकिन बहुत सारी कदगन भी है। जिस तरह मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात करता हूँ, आर्टिकल 40 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब वो कोई गैर मुस्लिम नहीं हो सकता, मिनॉरिटी। अब जो 91 में कैबिनेट की बात की गई है, आर्टिकल 91 में प्राइम मिनिस्टर की बात की गई है, तो वहां पे कोई गैर मुस्लिम उसका प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, और ये पहले से भी मौजूद था। इसमें अमेंडमेंट भी आई, लेकिन ये शेड्यूल 3 में जो प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठा के देख लें तो वो कहते हैं कि
मैं मुसलमान हूँ, मैं कुरान पाक पे यकीन रखता हूँ, आखिरत पे यकीन रखता हूँ, मोहम्मद रसूल पाक को आखिरी नबी मानता हूँ, तो कोई भी जो गैर मुस्लिम आदमी है वो तो ये हलफ उठा भी नहीं सकता, तो टेक्निकली उसको बार किया गया है। तो इस तरह की कुछ कदगन भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात के मुताबिक जिस तरह दुनिया यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी का जो लिबरल कॉन्सेप्ट है, उसके मुताबिक वक्त का तकाजा है कि रिव्यू किया जाए, एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक नया आइन जरूरत है कि वो तश्कील दिया जाए। जी, कहा तो ये जाता है ना कि मोनार्टीज मोनार्टीज नहीं, गैर मुस्लिम जो हैं उनके लिए हर शहरी को एक मुकम्मल आज़ादी हासिल है अकॉर्डिंग टू 1973 के आइन के मुताबिक। अब आगे जाके कुछ तरामीम की गई जिससे जो मिनॉरिटीज को शदीद नुकसान हुआ, पर्सनल लॉ भी हुए, वो भी ज़रूर बताइएगा कि नाज़रीन ये सुनना चाहते हैं कि जो जनरल ज़िया जब आए, मोस्टली जनरल ज़िया ने ही तरामीम की, इससे पहले भी तरामीम कोई हुई या जनरल ज़िया ने ही तरामीम करके मिनॉरिटीज़ के लिए कुछ जो है वो नुकसान उनको पहुंचा मिनॉरिटीज़ को? जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसकी जो 6 पहली तरामीम थी वो तो 4 सालों में हो गई। 77 मई 77 में, इससे पहले के ज्यादा वो 4-6 तरामीम वहां पे हो गई। और जो 7वीं तरमीम थी वो रेफरेंडम के हवाले से भी, वो भी गैर जरूरी तौर पे, और 8वीं तरमीम जाके जनरल जियाउल हक ने की। लेकिन उससे पहले सेकंड जो अमेंडमेंट है उसको देखें तो उसमें कादियानियों के लिए मिनॉरिटी में नशिस्त क्रिएट की गई थी। तो जब ये भुट्टो साहब के दौर में ही हुआ था कि कादियानियों को अक़लियत करार दिया, तो इसका मतलब है कि ये सिलसिला तो वहां से ही शुरू कर दिया गया था। और फिर इससे भी पहले हम, चूंकि मैं अगर पीछे इसकी बैकग्राउंड में चले गए तो 56-62 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी करारदाद मकासद को लाया गया। तो इस तरह तो ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर इस तरह जो 4th अमेंडमेंट हुई थी, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो 8वीं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को भी, वो 8वीं तरमीम में, और उसके बाद जाके जो मुशर्रफ के दौर में जो तरमीम हुई 17वीं तरमीम, इन 2 तरमीम ने आइन का हुलिया काफी बिगाड़ दिया। और इसको जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ साथ इसको प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ लेके गया और सदर को मजबूत किया गया। और बल्कि 8वीं तरमीम में तो जो एक 58(2)B जिसे बाद में खत्म किया गया, उसकी अमेंडमेंट लाई गई कि यानी प्रेसिडेंट को असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार दिया गया, जिसको बेदरे इस्तेमाल किया गया। और इसमें जियाउल हक ने इसमें जो काफी उस 8वीं तरमीम में जो आर्टिकल 2A शामिल किया गया, जिसमें जो अनेक्स्चर में 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, उसको सब्सटेंसिव पार्ट बना दिया गया आइन का जरूरी हिस्सा, आर्टिकल 2A शामिल करके। तो ये भी उसको एक मैं समझता हूँ शुरू कर दिया गया सफर इस्लामाइजेशन की। और ज़िया के दौर में काफी इस्लामाइजेशन हुई। उसमें आर्टिकल 51 में तरामीम हुई, माइनॉरिटी को जो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो दिया, उसमें आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट की गई और उसमें हमारी जो मखसूस 10 नशिस्तें हैं वो रखी गई और उसको मजहब की बुनियाद पे तकसीम किया गया। 4 हिंदुओं को दी गई, 4 क्रिश्चियन को दी गई, 1 कादियानियों को दी गई, 1 बाकी दूसरी जो शेड्यूल कास्ट की और दूसरी माइनॉरिटीज। इस तरह 106 आर्टिकल में तरामीम की गई और सूबाई असेंबली में नशिस्तों के हवाले से भी क्लासिफिकेशन की गई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये 8वीं तरमीम में काफी माइनॉरिटीज के हवाले से अफेक्ट किया था। बाकी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, लेकिन ये जो अहम तरामीम थी ये हुई। बट साहब, ये तो एक सेपरेट इलेक्शन की हम बात कर रहे थे कि इससे इस तरह सेपरेट इलेक्शन आए। एक तो ये जरूर बताइएगा कि सेपरेट इलेक्शन की जरूरत क्यों पेश आई, एक। दूसरा, इसके अलावा भी कोई ऐसे जो हमारे पर्सनल लॉज हैं उनको भी छेड़ा गया जब तरामीम मुशर्रफ ने जो एक निज़ाम मुस्तफ़ा की के लिए एक हमवार करने के लिए, उसकी बुनियाद हमवार करने के लिए तब्दीलियां की, जिसको हम कहते हैं कि मुल्ला को खुश करने के लिए इस्लामिक शिक्कों का इजाफा किया। जी। जी बिल्कुल, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई बल्कि देखिए हदूद ऑर्डिनेंस जियाउल हक लेके आया।
और वहां पे अडल्ट्री और फोर्निकेशन की, और इवन खवातीन को उनको कूड़ों की सजा मिली। और वहां पे एक मसाल मौजूद है कि ज़िया के दौर में औरत को भी सरेआम 5,000 लोगों के मजमे में लाहौर में कोड़े मारे गए इसी सजा के तहत। फिर वो जो एक इम्पोर्टेशन की, हाथ काटने की, चोरी की सजा थी, वो मुतारफ करवाई गई, वो भी ज़िया के दौर में ये लेके आए गए। फिर जो उन्होंने जो कानून लॉ ऑफ एविडेंस था उसको तब्दील किया गया, उसको उन्होंने कानून शहादत 1984 में वो सारा बदल दिया, और उसमें तज़किया शहूद के मुताबिक उन्होंने शहादतें रख दी, और उसकी तारीख भी उसी इस्लामाइजेशन के। फिर उन्होंने ना सिर्फ वो किया बल्कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीनल कोड में जो सजाओं के नाम थे, जिसका चैप्टर हम 16 पढ़े अगर जिस्मानी सजा है, तो जो इंग्लिश में बड़े बेहतर नाम थे, लेकिन उन्होंने वो जुर और जायफा और इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो अरेबियन टर्मिनोलॉजी थी वो शामिल कर दी गई, जो कि आज के तालिब इल्म के लिए, और पहले भी वो ज्यादा मुश्किल हो गई समझना उसको, क्योंकि लोग ज्यादा अरबी से वाकिफ नहीं। तो इस तरह हर चीज को उन्होंने किया गया। फिर औरत की गवाही जो थी उसको आदी करार दे दिया गया, इसके खिलाफ खवातीन ने काफी जद्दोजहद की। तो ये काफी चीजें जो ज़िया हक ने शामिल की थी इस्लामाइजेशन की बुनियाद रखने के लिए। फिर उन्होंने ना इस्लामिक जो आइडियालॉजी काउंसिल थी उसकी फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस की, जो इस्लामी नजरियात शरीयत, फेडरल शरीयत कोड थी उसको उन्होंने इसके लिए किया। फिर आर्टिकल 62 और 63 में किरदार के हवाले से जो थी वो उन्होंने झैली शिक्कें शामिल की। तो ये बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने उसमें अमेंडमेंट की थी। तो रहा आपका सेपरेट इलेक्टोरल के हवाले से, तो इसमें शुरू से ही पाकिस्तान के बनने से पहले ही हमारा कोई निजाम तय नहीं हो सका। मैं तो कहता हूँ कि 75 साल हो गए पाकिस्तान को, और 75 साल हो गए अकलीतों को अपना इलेक्शन सिस्टम ठीक करवाने के लिए, लेकिन हम पे तजर्बात होते रहे हैं। पहले चूंकि मशरकी पाकिस्तान साथ था तो वहां पे कोई और सिस्टम राइज था, ज्वाइंट इलेक्टोरल, और यहाँ पे कुछ और सिस्टम मगरबी पाकिस्तान में राइज था। इस तरह ये चलते चलते तो भुट्टो साहब के दौर में जब इलेक्शन हुए 77 के, तो तब भी नॉमिनेशन हुई। फिर ज़िया उल हक के दौर में उन्होंने बिल्कुल अकलीतों को मजहब की बुनियाद पे सेपरेट कर दिया, और उनकी नशिस्तें मखसूस कर देंगी। 10 नशिस्तें कौमी असम्बली में, पंजाब में 8 हमें दे दी गई, वहां पे सिंध में 9 दे दी गई, बलोचिस्तान में 3, और तब ये शमाल मगरबी सरहदी सूबा था, NWFP नाम था, KPK नहीं बना था, तब 3 कर दी गई। तो इस तरह ये चीजें काफी उस दौर में शामिल हुई। और जॉइंट ये उनका हमारा मुतालबा नहीं था, कोई तहरीक नहीं चली थी कि हमें जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम दिया जाए, लेकिन ये चूंकि वहां पे जमात इस्लामी की मूवमेंट थी, वो चाहते थे तो कि इनको अकलीतों को एक सेपरेट इलेक्शन सिस्टम दिया जाए। और वो जो मुस्लिम लीग की शायद उस वक्त की जो डिमांड थी बाद में सेपरेट इलेक्शन, इसको उन्होंने मदन इस्लामी जमातों ने कहा था, तो उनकी मुतालबे पे कर दिया गया, अकलीतों की कोई तहरीक नहीं। जी भट्टी साहब, 9 सितारों का जब PNA की एक मूवमेंट थी, उनका एक मंशूर, मुश्तरका मंशूर था, तो उसमें उन्होंने स्पेशल ये मेंशन किया था कि अकलियतों को सेपरेट इलेक्शन दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे लोग जो है वो खुश भी थे, क्योंकि नॉमिनेशन, जाहिर है नॉमिनेशन थी पाकिस्तान में, पंजाब से थी, कोयटा से थी, उनकी अप्रोच मुश्किल भी थी, फंडिंग का ज्यादा था। लेकिन जो सेपरेट इलेक्शन आए, हम थोड़ा सा यहाँ रहते हुए आगे चलते हैं। फिर 73 के आइन में चूंकि फिर अमेंडमेंट हो गई जब सेपरेट इलेक्शन आ गए, थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगा कि उसकी वजह क्या थी कि आपको कौमी के लिए पूरा हल्का दे दिया गया, पूरा पाकिस्तान दे दिया गया, फिर सूबाई के लिए जो है वो पूरा सूबा दे दिया गया। तो क्या उस वक्त किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया कि ये हमारे साथ, क्योंकि 3 इलेक्शन मुझे याद है कि 3 इलेक्शन जो है हमने जुदागाना लड़े हैं तकरीबन, मेरा ख्याल है। देखिए असल में बिल्कुल जो राइट्स एक्टिविस्ट थे वो तो मुतालबा करते रहे हैं जो लोग जमहूरी तरीके से, लेकिन इसमें जो हमारे जो इलेक्टेबल थे उनको फायदा होता था। इलेक्टेबल चूंकि एक तो इनका पूरे मुल्क से रिजल्ट कंपाइल करना ये बड़ा मसला था, एक कि पूरे मुल्क से रिजल्ट ही को 10-10 12-12 दिन बाद, 2-2 महीना महीना लग जाता था रिजल्ट आते थे। तो दूसरा ये कि वहां से इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो इलेक्टेबल जो थे उनको वो फायदा होता था। वो एक दफा 5 साल
अगर उन्होंने पंजाब से वोट लिए तो कोई काम नहीं कर रहा तो वो जाके बाद में सिंध में वहां से उन्होंने कोशिश कर लेनी, तो बार बार वही चेहरे बदल बदल के आ रहे थे। लेकिन बहरहाल ये डिमांड तो रही है कौम की इसमें कि ये गलत है, हमारे जो हल्का बंदी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इसमें चूंकि हालात मुल्क के इस तरह थे कि ज़िया हक की आमरीत थी और वहां पे असेंबलियों का अपना वजूद नहीं था, तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना हो नहीं सकता था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब हो नहीं सकी इसके हवाले से। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने जब थोड़ा सा गुजरा टाइम, देखिए हमारी कम्युनिटी भी तो बेचारी ऐसे ही है, इन्हें 2 इलेक्शन बदलने के बाद पता चलता है कि हुआ क्या है हमारे साथ। पहले तो इनको बेचारों को पता ही नहीं चलता, सिस्टम समझने में को 8-10 साल लग जाते हैं। तो फिर जब उनको समझ लगी कि ये तो बड़ा मामला खराब है, तो फिर लिबरल जो हमारी एनजीओ थी, हमारे जो चर्च के लीडरशिप थे, पॉलिटिकल लीडरशिप थे मोस्टली, उन्होंने कहा कि ये हमें जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम, फिर इसकी कंपेन शुरू हो गई। तो फिर ये वाला जो है हल्का बंदियों का सिलसिला फिर रेज नहीं किया गया, फिर उन्होंने कहा इस सिस्टम को ही बदलवाया। जिसमें हाईकोर्ट में एक नईम शाकर साहब ने, आपको याद होगा कि पिटिशन भी की थी। जी जी, बल्कि उन्होंने इलेक्शन भी एक लड़ा था, इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार के उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, जिसमें उनकी जमानत भी में भी हो गई थी, जब्त हो गई थी। वो इसलिए कि क्रिश्चियनों ने, क्योंकि उनका हल्का जो है बहार कॉलोनी के गिर्द ही था, वो ही था, लेकिन अपनी कौम ने भी वोट जो है ना नहीं दिए, क्योंकि ये शुरू से ही बटी रही है कौम। अब आगे चलते हैं। ये जैसे मनसूख हुआ, मुशर्रफ ने जो ILFO मेरा ख्याल है यही थी, उसके तहत इन्होंने आर्डिनेंस एक दे दिया दोबारा मखलूत इंतखाबात का। अब ये मुझे जरा थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा आपको कि ये जो असेंबली में पहले उन्होंने ऑर्डिनेंस जो है कि बिल पास किया था, ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने ये किया, और उसके बाद अपने सदारती जो सॉरी स्वाबदीद उनके इख्तियार था उसके जरिए, बाद में असेंबली में ये कब जाके पास हो गया कि जो है इनको मखलूत इंतखाबात दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में बेगम नुसरत भुट्टो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दे दी कि वो रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो फिर उसके शिक में उन्होंने उसकी आड़ में किया। इस तरह जब मुशर्रफ आया तो उन्होंने आइन को जब इन्होंने मुअत्तल कर दिया, फिर आइन मुअत्तल, फिर उन्होंने जब इस्लाहात नहीं, तो 17वीं तरमीम जो हुई थी वो मुशर्रफ के जो चीफ एग्जेक्टिव ऑर्डर थे और जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत उन्होंने किए थे, उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया था और वो आइन का हिस्सा बने थे। इसी 17वीं तरमीम को खत्म करने के लिए 18वीं तरमीम की गई थी। जी, तो जाहिर है कि एक को पास करवाया गया बकायदा जो है, तो उस सिलेक्शन जो है वो उस वक्त क्यों दोबारा फिर हमारे लोग सिलेक्शन में ही चले गए, या मखलूत इंतखाबात में तरीका कोई और भी तो हो सकता था कि भाई हमारे लिए कोई वजह किया जाए कि इलेक्शन हमारे कैसे नुमाइंदे जाएंगे। जी बिल्कुल, कोई हमारी कौम का यही मसला है ना, हम डिमांड कर देते हैं लेकिन कोई प्रॉपर जो इस पे कंसेंसस हो वो सिस्टम नहीं दे पाते। जब हम ये जद्दोजहद कर रहे थे उसमें हम भी हिस्सा थे, कायदे तहरीक शहबाज भट्टी, माइनॉरिटी अलायंस, क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से, बाकी हम इस मखलूत इलेक्शन के लिए जद्दोजहद करते रहे हैं। और तब जो हमारे कौमी लीडर थे वो ये डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं दिया कि हमें इस तरह का निजाम चाहिए। तो फिर हुआ ये कि जब मुशर्रफ आ गए तो उन्होंने सबसे पहले ज्वाइंट इलेक्टोरल बहाल कर दिए, तो हमारी सीटें ही नहीं थी। फिर हमारे लीडरान सारे दूसरे जो इस कैंपेन को चला रहे थे वो सर पकड़ के बैठ गए। फिर वो दोबारा मुशर्रफ से मिले, उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने खवातीन को 33% नुमाइंदगी दी है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो हम भी इस काबिल नहीं है माइनॉरिटीज, इसलिए हमारी मखसूस नशिस्तें बहाल की जाएं। तो फिर वो दोबारा बहाल की जा सके। तो ये हमारी लीडरशिप में तब की में एक खामी थी कि हम कोई प्रॉपर जो डिजाइन है इलेक्टोरल सिस्टम का वो फराहम ही नहीं कर सके। और ये जरूरी है कि इस पे होमवर्क किया जाता और दिया जाता कि हमें ये सिस्टम चाहिए। अब असल में यह है कि इस सिस्टम को बहाल करने से, ये मैं इसको अनडेमोक्रेटिक नहीं कह सकता क्योंकि ये दुनिया में राइज है सिस्टम, ठीक है ना, प्रीपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ ऑन द पार्टी लिस्ट।
ये मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में राइज है, जो जो ऐसे तबकात जो ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल नहीं हो सके लेकिन उनकी पार्टी, उनकी पार्लियामेंट में आवाज दरकार होती है, तो उनको रायत दी जाती है। लेकिन इस पे जो रूल्स वजह किए जाने चाहिए थे कि क्या इनको आमराना इख्तियार सियासी जमातों के सरबराहान को नहीं मिलना चाहिए था, कोई इसका तरीकेकार तय होना चाहिए था कि ये किस तरह होगा, या फिर इस तरह इसका प्रपोजल ये हो सकता था कि उसमें आइन में अमेंडमेंट करके कुछ, जिस तरह आइन में आर्टिकल 51 में उसके क्लास 6 में सी और ई लिखा हुआ है कि जो जो भी हल्का होगा वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। तो बहुत जगह बरतानिया में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होती है, एक हल्के से 3 मेंबर भी हो सकते हैं, जिस तरह कोई खातून हो सकती है मिनोरिटी का, तो मल्टी मेंबर वो हल्का उसमें भी हो सकती थी प्रपोजल कि वहां पे खातून भी इलेक्शन लड़ सकती, मिनोरिटी भी लड़ सकता। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को दिया जा सकता था, लेकिन हम कोई प्रपोज सिस्टम नहीं दे सके, जिसकी वजह से फिर ये हम रह गए उसी सिलेक्शन में। और तब तो पहली सिस्टम में तो लोगों को पता ही नहीं था, तो इसका भरपूर फायदा उठाया हमारी जमात ने। शहबाज भट्टी साहब कायदे तहरीक में वो पूरे पाकिस्तान, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस किया और पूरे मुल्क में हमने अपने MNA MPA बनाए। और पहली नशिस्त में जो मुश्ताक विक्टर साहब थे वो MNA आए, और बाद में जो सेकंड टाइम हमने अलायंस किया तो फिर शहबाज भट्टी साहब खुद आए। लेकिन मुझे ये याद है कि जब वो पार्लियामेंट में आए तो फिर उनको वो मुतफिक थे कि हम आइंदा आके पार्लियामेंट में सिस्टम को बदलेंगे, और वो नहीं चाहते थे कि ये सिस्टम मुश्किल, उन्होंने कहा कुछ देर के लिए ठीक है लेकिन इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए और हमें डेमोक्रेटिक तरीके से, क्योंकि उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में जो लोग वोट लेके आते हैं, जिनकी बैकिंग पे उनके लोग होते हैं, उनकी ज्यादा वैल्यू होती है। इवन यहाँ पे असेंबली में आज भी जो मखसूस नशिस्तों पे आते हैं उनको तो फंड भी नहीं दिए जाते, बल्कि जी मैंने जी। देखा है पीपल्स पार्टी के पहले दौर में जब हमारे MPA थे पंजाब में, तो जो तब कासिम ज़िया थे पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पंजाब के, तो अक्सर हमारे जो मखसूस नशिस्तों की खवातीन थी या मिनोरिटी मेंबर, उनसे वो फंड भी अपने हलकों में लगवा लिया करते थे, और आज भी ऐसा ही है। नहीं, वो आज भी फंड, लेकिन कुछ ऐसा ही सिस्टम मुल्क जो है वो दिवालिया का शिकार करते करते इनके पास फंड ही नहीं आए। फंड जो आए वो जा कहीं और जाके दे दिए। सबको पता है, अब नाम क्या लें, कि जी उन्होंने जी, अपनी मिनार्टी का फंड किसी और को दे दिया। यही है। तो ये चलता रहा। हम जरा 18वीं तरमीम को भी एक थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि कई कहते हैं कि 18वीं तरमीम ही में ऐसा किया गया कि जो हमारा सदर, चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन मैं तो इस बात पे एग्री नहीं कि ये 18वीं तरमीम से जो है हमारे सदर का मतलब सरबराह जो है वो मिनार्टी का नहीं हो सकता। वजीर आजम, वजीर आजम। वजीर आजम, जी जी, वजीर वजीर आजम आजम। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जी जी। लेकिन ये 18वीं तरमीम कैसे जो मिनार्टीज के साथ जुड़ गई, या कुछ का ख्याल है सियासतदानों का? 18वीं तरमीम एक बहुत हम्म। बड़ी तरमीम है, और इसको रजा रब्बानी साहब ने ड्राफ्ट किया, वो जी। पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड कर रहे थे। हम्म। 102 आर्टिकल इस्लाहात की गई, हम्म। और ये जो दो डिक्टेटर्स ने निजाम लेके आया था उसको उन्होंने पार्लियामानी सिस्टम की तरफ लेके आए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से। और इसमें हम्म। बहुत खूबसूरत सारे, इसमें बुनियादी जो शिक्के दो तीन, मैं फंडामेंटल राइट के हवाले से, फिर मैं हम्म। मिनोरिटी की तरफ आता हूँ। सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, वो नया एडिशन किया कि हर बंदे का फेयर ट्रायल होगा, ये बड़ी। फिर उन्होंने आर्टिकल जो था 19A शामिल किया, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा हम बाकी जो थे वो इंफॉर्मेशन किसी भी वक्त, मेरा राइट स्टैब्लिश हो गया कि मैं हुकूमत से किसी भी मामले पे राइट। फिर आर्टिकल 25A शामिल किया गया, जिन्होंने बच्चों का फ्री एजुकेशन का 5 साल से 16 तक उनका राइट तस्लीम। तो ये फंडामेंटल राइट से नुमाया तब्दीलियां हैं। उसके बाद इन्होंने मतलब जो सूबों को खुद मुख्तारियां दी गई, इसमें एक ये भी खूबसूरती थी कि हम्म। डेवोल्यूशन के तहत, इसी तरमीम के तहत, जो फेडरल लेवल पे एक ही हमारी मिनिस्ट्री होती थी मिनोरिटी, वो डेवोल्यूशन प्लान के वो सारा सिस्टम सूबों को चला गया, और सूबों को इख्तियार मिला कि चारों मिनोरिटी की, चारों सूबाई हुकूमतें मिनोरिटी की मिनिस्ट्री बनाएंगी और लोगों का मसले सूबे के हल। वरना तमाम लोग इस्लामाबाद की तरफ देखते थे, अब तमाम सूबों की गवर्नमेंट पाबंद है कि वो मिनोरिटी मिनिस्ट्रीज कायम करें। पर इसमें जो एक और बड़ी इस्लाह हुई थी कि जो मिनोरिटीज हैं वो अपने जो हकूक हैं वो इस्तेमाल करेंगी। आर्टिकल 36 में फ्रीली का लफ्ज डाला गया, फ्रीली। तो वो बड़ा एक जबरदस्त अमेंडमेंट थी। इसमें मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी खूबसूरत अमेंडमेंट थी। इसने कोशिश की, और ये पहली दफा हुआ है कि किसी सदर ने अपने इख्तियारात, जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने विड्रा किया और पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत किया। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 91।
91 की क्लास है जिसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है। मैं थोड़ा सा आपको इस मैं चाहता हूं कि मैं जरा अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। जी जी जी। ये आर्टिकल 91 जो इसको कह रहे हैं, इसका है जी आर्टिकल 91 में जो क्लास 3, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर द नेशनल असेंबली शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस प्रोसीड टू इलेक्ट विदाउट डिबेट वन ऑफ इट्स, ये एक वर्ड आया है मुस्लिम मेंबर टू बी द प्राइम मिनिस्टर। अब ये मुस्लिम वर्ड पहले नहीं था, ये 18वीं तरमीम में शामिल किया गया। लेकिन ये क्यों किया गया, इसमें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये अब आइन का मैं शेड्यूल 3 में जाऊंगा और शेड्यूल 3 में हलफ दिया गया है प्राइम मिनिस्टर का जो 18वीं तरमीम से पहले था। अब मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर का ओथ, आर्टिकल 91(5), ये जी शेड्यूल 3 में। अब क्या कहता है, लिखता है आई, आगे उसका नाम होगा, डू स्वेयर सोलेमनी दैट आई एम ए मुस्लिम and believe in the unity and oneness of Almighty Allah, the Book of Allah, the Holy Quran, being the last of them, the prophethood of Muhammad, peace be upon him, as the last of the prophets, and that there can be no prophet after him, the day of judgment, and all the requirement and teaching of Holy Quran and Sunnah। अब मुझे ये बताएं कि क्या कोई गैर मुस्लिम अगर ये वर्ड ना भी पढ़ता तो ये हलफ उठा सकता? ये सिर्फ पहला पैराग्राफ है, बाकी हलफ अभी मैंने नहीं उसको छेड़ा। ये पहले पैराग्राफ में ये कोई गैर मुस्लिम पहले नहीं बन सकता था। लेकिन अब चूंकि ये सुकम मौजूद था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बजाय ये ओथ खत्म करने की बजाय कि इस ओथ को अमेंडमेंट कर दिया जाता, शेड्यूल पे हरा हमवार की जाती, लेकिन उन्होंने वहां पे मुस्लिम जो था वो वर्ड डाल दिया इस सुकम। लेकिन ये नहीं कि ये 18वीं तरमीम से आया था। ये हलफ जो था 1973 के जो अप्रैल अप्रैल 1973 से ही ये मौजूद था, ये शेड्यूल 2 का हलफ। इसलिए ये टेक्निकल एक वजह थी। और अब इसमें खुशाइंद है कि अभी जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा है, बिलावल साहब की एक स्टेटमेंट थी, अगर इस तरह पार्लियामेंट इस तरह अगर हमारे लोग जद्दोजहद करते हैं तो पार्टियां कंसेंसस करती हैं तो आइंदा मतलब देखा जा सकता है कि देखिए अब क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी को खौफ नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। अब जो चीफ मिनिस्टर है उस पर तो कोई पाबंदी नहीं किसी मजहब का, लेकिन हम क्रिश्चियन तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते, हम तो जाके यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं बन सकते। तो अक्सरियत को किस चीज का डर है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदियां बाहर लगाया हुआ है, तो ये खत्म होना चाहिए। 11 अगस्त को जब मिनॉरिटीज को भी बुलाया गया, लीडर्स को असेंबली में, तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जिस तरह इनका मुतालबा है, स्पीकर साहब आप एक कमेटी बनाइएगा और उसके जो मिनॉरिटीज के हकूक हैं, उनके और मुतालबात हैं, इनके दिए जाएं। ये उनके बिलावल भुट्टो साहब के थे। कई दफा उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुल्क का वजीर आजम भी जी बिल्कुल मिनाटी से आए। खुशाइन बात है, अभी रिसेंटली भी उन्होंने इस तरह की एक बात की। ये तो एक खुश आइंदा बात है कि आगे कुछ ना कुछ चले मिनार्टीज के लिए। गो के मिनार्टीज के लिए 18वीं तरमीम में सिर्फ उसको वाजिया किया गया, हल्फ जो ओथ उठाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और ज्यादा नुकसान हुआ। ये ठीक कह एक्स्ट्रा रहा हूँ ना चीज मैं? ऐड नहीं की गई, यानी ये इससे ये तासर लेना कि ये पहले पाबंदी नहीं थी तो अब लग गई है, ये गलत है। मैं जहां तक ये सोचता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है वो सूबों को खुद मुख्तियारी मिली थी। अगर खुद मुख्तियारी ना मिलती उनको तो जिस तरह की इक़्तिदार में रस्साकशी या जिस तरह के सूबे आपस में क्लैश होते हैं शायद ना होते, या एक मुतलकुल खान जो है वो भी बादशाह या आमर हो सकता था, वजीर आजम। आप ये मेरी बात समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बिल्कुल समझा, लेकिन देखिए ना क्योंकि हाँ। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम है, तो फेडरल में मतलब जो प्रोविंशियल हमेशा, और ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि ग्रास रूट लेवल पे आप पावर्स को निचली सतह पे लेके जाएं, सूबों तक, सूबों से डिस्ट्रिक्ट तक और लोकल गवर्नमेंट तक वहां पे लेके जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए। तो इसमें मेरा अपना जो जाती ख्याल है, मैं समझता हूँ ये जरूरी है। और देखिए इसमें एनएफसी अवार्ड दिया गया जो कभी नहीं दिया गया था 18वीं तरमीम के तहत, पीपल्स पार्टी ने दिया, जरदारी साहब ने, और लोगों को सूबों को पैसे मिले।
जो वफाकी जो खजाना था उसमें हिस्सा दिया गया, तो वहां पे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ज्यादा हुई इसमें। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये 18वीं, फिर मैं आगे चलता हूँ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का मुतालबा कर रहे हैं। अब आपने देखा कि इस्लामाबाद में जब गिरफ्तारी का था, एक तरफ फेडरल पुलिस थी, एक तरफ क्योंकि सूबा पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आई, तो एक तरफ पीटीआई की रसाकशी थी, ये शहबाज गिल की जो आगे गिरफ्तारी किसको देनी है, मतलब पुलिस के हवाले, किस पुलिस के हवाले करना, तो कितने डिफिकल्टी थी। अब अगर हम देखें तो इस वक्त जो पंजाब है वो बराह रास्त वफाक को आंखें भी दिखा रहा है, और बहुत सारी उसने जो मुस्लिम लीग के वजीर हैं उन पर मुकदमे भी किए हुए हैं, केसेस भी बना दिए हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये सारा एक अजीबोगरीब सिचुएशन नहीं पैदा हो गई। देखें जी, पाकिस्तान चूंकि जमहूरियत यहाँ पे मजबूत होने नहीं दिया गया, यहाँ पे आज भी ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा है। मैं अगर बड़ी माजरत के साथ, मतलब बड़े बड़े अदारे हमारे जो कौमी मफादात के अदारे हैं वो स्टेक होल्डर हैं, हमारी अदलिया स्टेक होल्डर रही है, यहाँ पे मन माने लोगों को नवाजा जाता है। फैसले, आप भी एक फैसले की बात करें तो वहां पे जब ये जमहूरियत को मजबूत होने दिया गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हुसन है, बैरूनी मुल्कों में डिफरेंट, कांग्रेस में कोई और वो होता है, नीचे काउंटीज में कोई और पार्टी जीत जाती है, होता है ऐसे, मतलब ये खूबसूरती है चीजें, ज्यादा लोग तरक्की करते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान अपनी वो अभी पार्लियामेंट जो है वो अभी वो ताकत हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर, उसका मिसयूज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है। तो वो अभी तक, अभी पार्लियामेंट या जुडिशरी या और मतलब बाकी जो इंतजामिया जिसको हम देखते हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, अब उसमें मुदाखलत का बड़ा चक्कर है, और एक सुपर पावर इनसे भी ऊपर बैठा हुआ है जिसका सबको दुनिया में पता है, जो सारी जो जिसको पुतलियां दरकार होती हैं कि पुतलियां हुकूमत करें और सारे मामला हम पीछे डील करें। ये भट्टी साहब बात बड़ी लंबी बाहर भी शायद निकल सकती है। ये बड़ा एक ट्रेंड सा चल गया कि जो वफाकी वजीरे दाखिला या सूबाई वजीर दाखिला, वो ऐसा बंदा ढूंढा जाता है जो बड़ा स्ट्रिक्ट हो, जो साहब भी हुआ, अब भी हुआ, सूबाई में आके एक आर्मी का ऑफिसर लगाया गया पंजाब में, वो किस तरह से। लेकिन ये चलें, ये अब बाद में तबसरा करेंगे। अब हम आते हैं अपने मसाइल की तरफ। ये मुतालबा काफी देर से किया जा रहा है, सन 2002 से ही किया जा रहा है, जब इलेक्शन खत्म किए गए, सेपरेट इलेक्शन किए गए। अब फिर जोर पकड़ा हुआ है कि हमें सेपरेट इलेक्शन विद कॉन्सिक्वेंसेस, हल्का बंदियों के साथ। तो क्यों ये मुतालबा मंजूर नहीं हो रहा आपके ख्याल में? हम इस वक्त तरीका इंतखाबात की तरफ तो ना ही जाएं तो बेहतर है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो सियासी वर्कर या सियासतदान, हमारे माइनॉरिटी के जो खसूसन क्रिश्चियन है, इस वक्त बटे हुए हैं, बट के ये किसी और अपने मसाइल से हट के वो पार्टी मसाइल में, क्योंकि नून के और पीटीआई के कारकुन जो हैं वो क्रिश्चियन आपस में झगड़े में हैं चक्कर में, बजाय वो माइनॉरिटीज के बारे में सोचे। यहाँ पे जरा प्लीज बात कीजिएगा। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें चूंकि अमेंडमेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है जी। आइन के तरीकाकार में चेंज लाने के लिए। आर्टिकल 51 में अमेंडमेंट होगी जिसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, और वो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मौजूदा गवर्नमेंट के पास नहीं है, 2/3 मेजोरिटी, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट होती नजर नहीं आ रही। और मामला तो हो भी, एक तो सबसे पहले अगर फिर वही सवाल आपका हो जाएगा कि अगर हम करवा भी लें तो इस पे हमारा कंसेंसस नहीं है कौम का। देखिए, सबसे पहले हमें तो पता होना चाहिए कि हमें ये सिस्टम चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जुदागाना इलेक्शन ही चलाए जाएं जिनको कौम रद्द कर चुकी है, और जिसको खात्मे के लिए एक जदोजहद चलाएगी, तहरीक चलाएगी और मखलूत इलेक्शन बहाल करवाएगी। उसमें वो एडिशन चाहते हैं। भट्टी साहब, वो मैं थोड़ा सा, अगर आप देखें जो सेपरेट इलेक्शन खत्म करने में हाथ किसका है, क्योंकि मैं भी उसी एक तारीख का हिस्सा था पहले। एक तो हमारे चर्चेज इन्वॉल्व थे बराह रास्त, फिर हमारी एनजीओ वो बराह रास्त इन्वॉल्व थी जो
सेपरेट इलेक्शन को खत्म करना, लेकिन हालांकि उनका सियासत में इतना हाथ नहीं होता, ठीक है। उसी की वजह से हमारी जो सियासी जमातें हैं वो गैर अफाल हो गई हैं। वो गैर अफाल जब उनका किरदार ही कोई नहीं है इलेक्शन में। नहीं, मैं समझता हूँ ये भी बिल्कुल, ये कहना कि सिर्फ चर्च की लॉबी और एनजीओ, नो डाउट उनका रोल था, लेकिन पॉलिटिकल देखें। अब मैंने आपको इस सिस्टम के खिलाफ मैंने नईम शाकिर की पिटीशन, वो तो एनजीओ का नुमाइंदा नहीं है ना चर्च का नुमाइंदा है। शहबाज भट्टी साहब की क्रिश्चियन लिबरेशन फ्रंट सबसे बड़ी पार्टी थी मुतहरक, उनकी एक जद्दोजहद थी। तो इसमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर भी शामिल थे जिन्होंने इसके खिलाफ जद्दोजहद की। और मैंने बाद में मतलब इसको इसमें इसके खिलाफ दूसरे लोग भी काफी पार्टीज थी उस वक्त की जो एक्टिव थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ वो उनकी वजह से हुआ। और बिल्कुल बट जाना, क्योंकि मौजूदा देखें पहले 2 साल तो लोगों को 2 इलेक्शन तो पता ही नहीं चला, 10 साल यानी जिस तरह मैंने पहले की थी पता। इसके देखिए एक तजर्बा होता है, उसके बाद मेरिट्स और डीमेरिट्स का बाद में पता चलता है, तो वक्ती तौर पे एकदम नहीं। अब जब उस निजाम ने डिलीवर नहीं किया जिनसे हमें उम्मीदें थी कि ये निज़ाम डिलीवर करेगा, छूत छात खत्म होगी, जो मुस्लिम एमएनए है वो हमें अपना वोटर सपोर्टर मान लेंगे, हमारा ग्रास रूट लेवल पे मसला होगा, हमारे इलाकों में डेवलपमेंट होगी, लेजिस्लेशन होगी, वो नहीं हो सका। अब देखिए इसका मसला ये है कि जो फायदा तो इसका तब होता कि जो हमारा फोर्स कन्वर्शन का बिल है जो पीटीआई की मिनिस्ट्री ने पेश किया, अगर वो पार्लियामेंट्री कमेटी से रिजेक्ट ना होता, बल्कि जो हमारे जो हलकों से वोट लेके एमएनए आते हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, पीएमएलएन के हों, या हमारी कम्युनिटी उनके पास जाती कि आप इसको कानून में तरमीम करने के लिए, कानून बनाने के लिए हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप असेंबली में आवाज उठाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई एक एमएनए नहीं कि जिसने खुल के जाके कहा हो कि फोर्स कन्वर्शन पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम वोटर ने भी जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने अपने एमएनए को कायल नहीं किया जा सकता, किसी ना किसी तरह हमें भी रोल प्ले करना बनता था। तो इस तरह तो डिलीवर नहीं हो सका, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम अपना रोल प्ले करें तो इसका कॉन्सेप्ट तो यही था कि ऐसा होगा, लेजिस्लेशन होगी। इसी वजह से हम इसकी निजाम की मुखालफत कर रहे हैं कि हुआ क्या कि एक तो हमारी जो मखसूस नशिस्तों पे आने वाले दोस्त हैं वो 5 साल अगले चापलूसी करते हैं, अगले 5 साल पक्के कराने के लिए, और 20-20 साल से लोग बैठे हैं, 15-15 साल से, और कोई उन्होंने काम नहीं किया। अब तो लोग, मैं मुख्तलिफ जलसों में जाता हूँ, मैं लोगों को पूछता हूँ कि आप आपने अपने 8 एमपीए का नाम बता दो, किसी को नहीं पता। एमएनएस का नाम बता दो, किसी को पता ही नहीं है। और यहाँ पे क्राइटेरिया यही नहीं है। अब मेरा तो कोई इख्तियार ही नहीं है कि किसी ने 20 साल में मेरे लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं कराई, कोई डेवलपमेंट नहीं करवाई तो मैं इसको असेंबली से बाहर फेंक सकूं। वो तो 25 साल के लिए भी तैयार है। अब देखिए रमेश लाल साहब हैं हमारी हिंदू कम्युनिटी के, 20 साल से एमएनए है पार्टियां, मैं उनको कैसे उतारूं? वो जरदारी साहब उनको लेके आना ही आना होता है। अब हमारी एक पंजाब में एमपी बैठी है जोएस जूलियस, 20 साल से 4 टर्न्योर गुजारे, क्या उनकी कारकर्दगी है? सॉरी टू से मैं नाम, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि 20-20 साल असल में थोड़ा बात लंबी होती चली जा रही है। एक तो हमने सेपरेट में इलेक्शन में देखा क्या है, फिर हमने ये जो मखलूत में देखा, जॉइंट इलेक्शन में देखा काम, तो फिर वो ही कहेंगे कि इनका तजर्बा भी बड़ा नाकाम है, ये जॉइंट वाले भी कुछ नहीं कर पाए। असल में तो होता है ना कानून मेरी साजी। बात सुने, मेरी बात सुन, इसको कारकर्दगी के हवाले से नहीं देखा जाएगा। इसका मतलब है कि मुशर्रफ आया, वो डिक्टेटर था तो उसने अच्छी काम किए थे, उसने लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी बनाया था, तो हम रिकमेंड कर दें कि डिक्टेटर ही आएगा? ऐसा नहीं है। ये जमहूरियत है, इसमें मेरे फंडामेंटल, अगर मेरा राइट्स है कि मैं अपने नुमाइंदे को चुन के भेजूं तो उसको इस एंगल से देखें। कारकर्दगी के हवाले से तो फिर शहबाज भट्टी ने सबसे ज्यादा डिलीवर किया। इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे ये सिस्टम वो किसी की पर्सनल कैपेसिटी में है। तो ये भट्टी मेरा साहब, फंडामेंटल जमहूरी राइट है भट्टी कि साहब, मैं ना एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद है, और चूंकि भट्टी शहबाज भट्टी साहब के दौर में भी हम बड़े एक्टिव थे इस हवाले से कि चूंकि शहबाज भट्टी का एक बड़े गुड लक ये थी कि उनके पीछे एक बड़ी कुव्वत थी, उनके पीछे बड़ी कुव्वत थी, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से काफी वो दलेर साबित हुए, बहुत दलेर साबित हुए। आज आज आप कोई भी देख लो, आपके जो मखलूत इंतखाबात में किसी के पास क्या जुर्रत है? कोई है अपोजिशन में? आसिया नासिर बोलती थी, बड़ा खूबसूरत बोलती थी, 11 अगस्त को भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला,
अब थोड़ा ये भी बोलते हैं, कामरान माइकल भी बोलते हैं, उन्होंने काफी बोला, लेकिन हमें कोई समझ नहीं आई कि कौन क्या बेहतर है, सिस्टम क्या बेहतर है। मेरा ख्याल है इसको अगले पे रखते हैं कि सिस्टम हमारे लिए क्या बेहतर है। हमारे लिए तो ना सेपरेट, अगर अगर देखे सेपरेट भी सियासत, उससे सेपरेट से आप देखिए वकील हो, आप मोहतरम हुसैन, सियासतदान भी मामला हो। सिर्फ मैं असेंबली सिर्फ के एक फोरम बात में, करना चाहूंगा, मैं एक बात करना मामला चाहूंगा। असेंबली पे स्पीचेस करने का नहीं है। वो तो जी रोड पे मुझसे ज्यादा कौन करता है, या बाकी लोग भी करते हैं। जी। मामला असेंबली पे डिलीवर लेजिस्लेशन करवाने का है, जिसकी हाँ जी। जिम्मेदारी है हमारे पार्लियामेंटेरियन को। जी अगर हमारी अशकशोई वहां पे तकरीर करके की जाती है, तो आपकी नौजवान नहीं मानेगा, ना आपके लोग मानेंगे। ये नया सिस्टम है। लोग कहते हैं कि अब शहबाज भट्टी को तकरीरों की बिना पे नहीं जाना जाता। उन्होंने सेनेट में 4 सीटें ली हैं। जी उन्होंने जी जी। 5% जॉब बिल्कुल कोटा, बिल्कुल। उन्होंने 11 अगस्त को मिनोरिटी डे करा, हाँ, कुछ डिलीवर किया। तो ये हम्म। मत आप प्लीज मत कौम को ये सिखाया करें कि मतलब ये तकरीर कर दी तो बहुत अच्छा हो गया। हम तो 40 साल से नहीं, मेरा कर रहे मेरा हैं, मेरा भट्टी खड़े साहब, होकर। मेरा मेरा कहने का ये था कि उनके पीछे एक कुव्वत थी, उसके पीछे फिर उनकी जमात पीपल पार्टी ने उनका बहुत साथ दिया, उनका भी एक बड़ा वो प्लीज मकबूल प्लीज मैं तरीन। मैं बिल्कुल आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, कुव्वत इसलिए थी कि शहबाज भट्टी साहब ने अलायंस किया था, वो विंग का हिस्सा नहीं बने थे। नहीं वो नहीं, ये पार्टी टू बिल्कुल पार्टी, बिल्कुल से ठीक है ना। तो फिलिएशन थी उनकी। आज के जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है, हाँ। वो कशकोले के पीछे पीछे सिंगल मैन जाता है, किसी एक बंदे को पकड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उसके जरिए हम्म सीट देता है। हाँ, हम्म। अगर अलायंस करें, अपनी पार्टी बनाए, अपनी स्ट्रेंथ बनाए, उसके हम्म। जरिए बराबर की सतह पे अलायंस करें, तो ये भी डिलीवर कर सकते हैं। ये फर्क था उनकी और इन हमारे साथियों के दरमियान। जी। भट्टी साहब, टाइम ऑलरेडी हम ज्यादा ले चुके हैं, तो चलें, आपका आपने शुक्रिया। सवाल ही इतने इस तरह के किए कि मुझे ब्रीफ करना पड़ता। फिर आप बात करेंगे। असल में गुफ्तगू बड़ी एक अच्छी थी, और इस वक्त सियासत भी बड़ी काम कर रही है, लेकिन कुछ चीजें वाजिया जरूर हुई हैं कि 73 के आइन में 18वीं तरमीम और अकलियतों का जो 73 के आइन में क्या एक किरदार था। तो मेरा ख्याल है हम मजीद उसको आगे बढ़ाते हुए गुफ्तगू को, नाज़रीन, अगली उसमें हम जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसे पेचीदा जो रह गई बात हम आगे लाएंगे। और मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा नाजरीन तमाम के कि आप जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर आप नेक्स्ट में कॉल भी करना चाहें तो कॉल भी मैं आपकी बराह रास्त लेकर अपने मेहमान से पूछ सकता हूं कि ये ऐसा क्यों है। और एक बात जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लोग ना सुनते हैं और ना प्रोग्राम देखते हैं, तो ऐसे ही काम का ऊपर आके लिख देते हैं आके पोस्ट पे। तो ये है, ये बड़ी एक नाइंसाफी भी है और एक बददयानती भी। मैं अगर गुस्सा ना लगे माजरत के साथ ये भी कह लूंगा, प्लीज जरूर सुनिए, सुना करें। हम प्रोग्राम आपके लिए करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको एक इंफॉर्मेशन फराहम की जाए ताकि आगे चली जाए, क्योंकि हमारी आवाम की बदकिस्मती ये है कि उनकी सियासी तरबियत है ही नहीं। चाहे वो हमारा जो कारकुन भी है, मोस्टली अक्सरियत में, ये नहीं मैं कहूँगा कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन मोस्टली उनको सियासी तरबियत कोई नहीं। सियासी तरबियत के लिए आपको कानूनदान होना, फिर आपके लिए सोशियोलॉजी, फिर तारीख दान, बहुत सारे अलूम की ज़रूरत होती है। लेकिन आप फेसबुक पे देखो, हर मैट्रिक फेल भी आपका आपको बहुत अक्लमंद लीडर नजर आएगा। जी, कुछ कहना चाहें तो अकमल साहब, हम इजाजत लें और खुदा हाफिज करें। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मैं सारे दोस्तों से बिल्कुल कहता हूँ कि वो ज़रूर अपनी कौमी इश्यूज पे अपने आप को अपडेट रखा करें, और चीज़ों पे इख्तलाफ, शख्सियत पे इख्तलाफ ना करें। चीज़ों पे अपने दलील के साथ बात करें, तो किसी को भी बुरा नहीं। मुखालफत बराए मुखालफत का फ़ायदा नहीं है। जिस तरह मैंने सैमसन साहब के प्रोग्राम की मुखालफत करनी है, मैंने पल्ले बांधा, चाहे कितना अच्छा प्रोग्राम हो, तो ऐसा रवैया नहीं, ये गलत है। तो इस तरह मैं समझता हूँ, या कुछ दोस्त मेरे, उन्होंने मेरी जरूर मुखालफत करनी है, चाहे मैं कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि ऐसे रवैयों को छोड़ना चाहिए, हमें मेरिट पे बात करनी चाहिए। बाकी वक्त सबसे ज्यादा फैसला करता है, कौन अच्छा या बुरा, किसने क्या डिलीवर किया। ये आने वाला वक्त बहुत अच्छा मुनसफ होता है, वही फैसला कर सकता है। जी तो वेट किया जाए, हर बंदे को मौका मिलना चाहिए कि वो काम करे और अपना डिलीवर कर सके।
जी, बहुत शुक्रिया अकमल भट्टी साहब कि आपने वक्त दिया। और मैं जाते जाते ये भी करूँगा कि जिन्होंने इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ये ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा दूर तक लोगों में जाए। और हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपको दिया जाए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये हमारा प्रोग्राम। फिर हम हाजिर होंगे। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। और सलाबजद गान की जो है खुदा उनकी भी मदद करे, हुकूमत को ताकत और हिम्मत दे, और अपोजिशन को भी नेक हदायत अता करे कि वो भी मिलकर इस वक्त उनका पूरा फोकस जो है वो अपने सलाबजद गान लोगों की तरफ हो, उनकी चीखों पुकार वो सुने। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबका हामी नासिर। थैंक यू।